हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन दोस्तों बात करने जा रहे हैं आवर्त सारणी की। ये बेटा जरूरी नहीं है कि आपके जो आईसीआर और बीएचयू जो केमिस्ट्री का जो भी अपने जो मैथ की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, सभी में जो अपने प्रिमिटिव टेबल चलती है उसके सारे भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारे इसी में से आएंगे। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव टेबल की बात करते बेटा, ये अपने जो एमसीक्यूज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर, आपको क्वेश्चन हल करना। ठीक है, क्वेश्चन में से अपन ये देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अपने क्वेश्चन पुटअप होता है अक्सर अपन देखते हैं कि पेपर में पीछे क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो उनके एमसीक्यूज अपन जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में करते रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। फिर अपन बात करते हैं बेटा कि जो केमिस्ट्री है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको बोरिंग सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर वाले तो स्पेशल है ना, तो अपन को बोरिंग नहीं लेना है, ये एकदम इजी चैप्टर है। यही नहीं बेटा, इसके अंदर बात करें अपन केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में लगभग इजी चैप्टर ही होते हैं, इनको अपना समझ के पढ़ना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है अपन को। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आवर्त सारणी की। देखो बेटा, आवर्त सारणी का मतलब होता है प्रिमिटिव टेबल। अपन को पहले बात तो आवर्त सारणी पढ़नी क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी आवर्त सारणी पढ़ने की, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि अपने घर में ही अक्सर अपन देखते हैं बेटा कि अगर अपने पिताश्री उनके अपन 3 बेटे, तो अपना भी बंटवारा उनका वर्गीकरण करना पड़ता है, इससे अपने हिस्से की जो आती है जमीन उसके बारे में अपन वो करते हैं। उसी प्रकार अपने जो प्रिमिटिव टेबल है इसमें क्या है कि बेटा तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। किसका? तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, और इसमें बताया गया कि एक तत्व उसके रासायनिक गुण क्या है और उसके भौतिक गुण क्या है। ठीक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक था बेटा, होता प्राउड। कौन था? प्राउड था। ध्यान रखना, कौन था बेटा? प्राउड की संकल्पना। प्राउड की संकल्पना बेटा, प्राउड क्या करता है? प्राउड ने कहा था कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। उसने क्या कहा था कि जो प्रत्येक तत्व होता ना, प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये किसने कहा था बेटा? प्राउड ने कहा था। प्राउड ने कहा था कि जो जितने भी तत्व बनते हैं वो सब हाइड्रोजन से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, ये किसने कहा था? ये प्राउड ने कहा था। और सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें, सबसे पहले की बात नहीं है, सबसे पहले जो संकल्पना दी थी प्राउड ने, ये प्राउड के द्वारा दी गई थी संकल्पना। ठीक है ना, और उसने कहा था कि जितने भी अपने एलिमेंट्स बनते हैं, तत्व बनते हैं, वो हाइड्रोजन के मिश्रण से बनते हैं। देखो, ठीक है ना। फिर इसकी देखो कमी है क्या है? इसने कहा था कि प्रत्येक हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसकी कमी है क्या? इसकी कमी है, देखो देखो बेटा, ये संकल्पना है। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राउड की संकल्पना के अनुसार तत्व किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब कमियों की बात करें तो पहली कमी तो ये हो गई कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बन पाता। ठीक है ना, तो पहली कमी तो ये हो गई कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से नहीं बनता, प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से नहीं बनता। पहली कमी तो ये होगी। दूसरी कमी ये कि ये जो प्राउड था, इसने तत्वों का परमाणु भार निश्चित, मतलब इसने कहा था कि जो तत्वों का परमाणु भार आता ना बेटा, वो क्या आएगा कि जैसे निश्चित संख्या में आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ऐसे। ठीक है ना, लेकिन अक्सर अपन जब इनका परमाणु भार देखते हैं बेटा एलिमेंट से तत्व का, तो इनका निश्चित संख्या में परमाणु भार नहीं आता। ठीक है ना, तो इसकी एक कमी ये थी कि इसने तत्वों का परमाणु भार निश्चित बताया था, लेकिन निश्चित पूर्णांक में नहीं होता। तत्वों का परमाणु भार निश्चित पूर्णांक में नहीं होता। ठीक है बेटा, ये इसकी कमी थी। और इसने क्या कहा था कि तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और तत्वों का परमाणु क्रमांक पूर्ण या पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन वास्तव में जब इसकी कमी थी कि तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनता, और ना ही उसका कोई पूर्णांक जो परमाणु भार होता है वो पूर्णांक में पूर्ण संख्या में होता है। ये संकल्पना थी किसकी बेटा? प्राउड की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि हाइड्रोजन जो प्राउड की संकल्पना से, तो ये ध्यान में रखना आपको। अगली बात करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट अपना डोबे राइनर। डोबे राइनर
ये कोई वैज्ञानिक था जिसका नाम था डोबे राइनर, और इसने क्या कहा था, इसके बाद में आया था बेटा डोबे राइनर, प्राउड के बाद में आया था डोबे राइनर, और डोबे राइनर ने कहा था कि जो इसने भी परमाणु बाहर को ही लिया था, क्या लिया था, परमाणु बाहर। इसने क्या कहा बेटा कि तीन तीन तत्वों के समूह बनवाए, समान गुणधर्म वाले तत्वों के तीन तीन क्या करा, समूह बनाए थे इसने। तो इसको फिर क्या कहा, डोबेराइन का त्रिक नियम कहते हैं, क्योंकि तीन तीन तत्वों का समूह बनाया था इसलिए त्रिक नियम कह दिया। तो डोबेराइन का त्रिक नियम, त्रिक नियम का मतलब हो गया तीन तीन तत्वों का क्या कह रहा है इसने समूह बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखो समान गुणधर्म वाले तत्वों के तीन तीन समूह बनाए, मतलब तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा, तीन तत्वों का एक समूह बनाया, फिर तीन तत्वों का एक समूह बनाया था। और इसने क्या कहा था कि मैं जो तीन तत्वों का समूह बना रहा हूं उसमें बेटा प्रथम तत्व है वह तृतीय तत्व, प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भार को जोड़कर मध्य समांतर प्राप्त करने पर द्वितीय तत्व का परमाणु भार आ जाता है। इसने कहा था कि बेटा जब आप पहले तत्व को और तीसरे तत्व को जोड़ के उनका जो परमाणु भार जोड़ोगे या उनका परमाणु भार का समांतर माध्य निकालोगे तो तृतीय तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। क्या करेगा, आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अपन देखते हैं बेटा, आ जाओ ये बेटा इंपॉर्टेंट फिर कह रहा हूँ, इसके त्रिक नियमों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो तीन तीन के समूह बनाए थे उन समूह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इसमें जो पहला समूह बनाया था बेटा उसमें था लिथियम सोडियम और पोटेशियम। क्या था बेटा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम था। ठीक है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम था, इन तीन तत्वों का इसने क्या था समूह बनाया था। और इसने क्या कहा था कि पहले तत्व का, ठीक है ना, तो ये पहला हो गया, ये प्रथम तत्व हो गया और ये तीसरा तत्व हो गया। ठीक है ना, जब इनका परमाणु भार आप जोड़ोगे क्या करोगे बेटा, परमाणु भार जोड़कर जब आप इसका माध्य निकालोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय तत्व का परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। अरे बेटा अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7, कितना होता है बेटा 7। और अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, कितना बेटा 39। देखो जोड़ो, जब आप 7 + 39/2 करो बेटा, जब इसको जोड़ोगे आप, इसको जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46/2 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 32। कितना आ जाएगा 32। और 32 बेटा सोडियम का परमाणु भार होता है। किसका होता है 32, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा 23, सॉरी कितना होता है 23 होता है बेटा। कितना होता है 23, ध्यान रखना। तो इसका पहला जो त्रिका नियम था उसने दो तीन तत्वों का समूह बनाया, प्राथमिक तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भार को जोड़ के जब इसने माध्य निकाला तो बेटा इसको माध्य के रूप में द्वितीय तत्व बोले तो सोडियम का परमाणु भार ज्ञात हो गया था। ठीक है, अगली बात करें बेटा, अगला इसने ट्रिक बनाया था। देखो आप निखारोगे तब आपको जाके बेटा एक्सरसाइज करोगे तब पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है। अगला इसने बनाया था बेटा कैल्शियम का स्ट्रोंशियम और बेरियम का, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनाया था बेटा। ठीक है, अब जब इसने जोड़ा था तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है बेटा कितना 40। कितना होता है कैल्शियम का 40 होता है, और बेरियम का होता है बेटा 137। कितना होता है बेटा 137। तो आप जब इसको जोड़ोगे बेटा प्राथमिक और द्वितीय को 40 + 137/2 जोड़ के इसका निकालोगे तो आप निकालो बेटा, इसका जब इसका निकालोगे तो क्या आएगा
जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 162/2। इसमें दोगे तो कितना आएगा बेटा, अरे इसमें दोगे तो कितना आएगा आपके पास, इसका हो जाएगा तो बेटा इनको जोड़ोगे तो 117 हो जाएगा, ठीक है 177 हो जाएगा। और 177 को जब आप भाग दोगे बेटा, इनको जब काटोगे तो इसका हो जाएगा 88.5, कितना हो जाएगा 88.5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आपके जितने भी इसने त्रिक बनाए उन सभी का आप निकाल सकते हो, क्या बेटा निकाल सकते हो। अगला त्रिक बताया कि अगला त्रिक किसने उठाया बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जो 17 वर्ग के तत्व ना अपने उनका बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। बेटा इसका आप खुद निकालना। क्लोरीन का होता है 35.5 का बेटा, 35.5 क्लोरीन का होता है और 127 होता है आयोडीन का, 127 होता है आयोडीन का। इन दोनों को जोड़ के वापस आप दो का औसत या समांतर निकालोगे तो आपके पास इसका जाएगा, और इसका आएगा बेटा 81 पॉइंट कुछ, ठीक है ना 81.5 आएगा, 85 क्या जाएगा 81.25 आ जाएगा, इसका जोड़ के आप निकालोगे। अगला इसने नियम बनाया था बेटा, ध्यान रखना, ये त्रिक के नियम में इसने 4 त्रिक समूह बनाए थे। कितने बनाए थे, 4 बनाए थे, तो चारों का आपको ध्यान रखना है। अगला था इसका आप खुद निकालोगे बेटा, ठीक है ना, इसका खुद निकालोगे। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख देना बेटा, मैं आपके लिए जो अपनी नेक्स्ट अगली कक्षा होगी उसके अंदर मैं बता दूंगा, लेकिन कोशिश करना इसका निकालने की, ठीक है। तो इस प्रकार इसने त्रिक नियम बनाए थे, और इसने कहा था कि जब आप प्रथम तत्व को और तृतीय तत्व के परमाणु भार को जोड़ के दो का औसत समांतर माध्य निकालोगे तो या औसत निकालोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय का परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा कितना इजी है, मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत इजी बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपन को, ठीक है ना। अगला है कमियां, क्या बेटा कमियां, किसकी कमी है, डोबेरेन की कमी है। देखो क्या कमी है इसकी। पहली बात तो ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण ही नहीं कर पाया था बेटा। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि जिस समय कुल जितने भी तत्व ज्ञात थे उनका ही वर्गीकरण नहीं कर पाए थे, ठीक है। पहली कमी तो ज्ञात तत्वों का ही वर्गीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि ज्यादा त्रिक के समूह नहीं बना पाया है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये रख रहा था तो किसी का और कुछ का आ रहा था, कुछ का नहीं आ रहा था, इस वजह से ये ज्यादा नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ज्ञात तत्वों का ही वर्गीकरण नहीं कर पाया था। कुछ तत्वों के त्रिकों में तीनों तत्वों का तब इसने जो तीन तीन का समूह बनाए थे उसमें कुछ तक है कि जैसे 3 तत्व रखे थे तो तीनों का परमाणु भार की बात बेटा कैसा था, समान, ठीक है ना। तो दूसरी कमी क्या है इसकी, कि कुछ समूह के सभी तत्वों का परमाणु भार कैसा था बेटा, समान था। परमाणु भार कैसा था, बेटा समान था, ठीक है ना। कुछ तरीके बनाए थे उनमें जो तीनों तत्व थे उनके तीनों का बेटा परमाणु कैसा था, समान था। जैसे अपन बात करें Fe की, Cu और Ni की, है ना, इन तीनों का बनाया था इसने। और जब इसका परमाणु बाहर निकाला गया बेटा, जब इसका लगभग तीनों बेटा बराबरता इससे बेटा रोडियम और पीडी का इनका निकाला था, तो इनका भी लगभग समान था। तो इनका जब ये दोनों त्रिक बनाए थे उसने, तो जब देखा गया कि इनका लगभग परमाणु था बेटा समान, कैसा था, समान था। इस वजह से क्या हुआ, ये फेल हो गया और ज्ञात तत्वों का ही वर्गीकरण नहीं कर पाया। इसमें से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है बुधवार की डोबेराइन ने 3 के त्रिक समूह बनाए थे, वो कौन सा था, एक त्रिक समूह दे देगा और बाकी अलग दे देगा, ध्यान रखना। तो इसके 4 त्रिक समूह आपको मेनली याद रखना ही रखना, ठीक है। अगली बात करें बेटा, तो अगला अपना आता है न्यूलैंड। कौन आता है बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या था बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड क्या कहता है बेटा, इसने क्या करा कि जो अपन गाने सुनते हैं ना, सारे गा मा पा दे नी सा, उसी के आधार पे इसने कहा कि तत्वों को उसी क्रम में रख दिया। और इसने कहा था कि जिस प्रकार सारे गामा में 7 बार वापस होता है, उसी प्रकार पहला तत्व 8वें तत्व के गुणधर्मों से क्या दर्शाया,
समानता दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा बेटा? समानता दर्शाएगा। 1800 में दिया था, कब दिया था? 1814 में दिया था। इसने क्या कहा था बेटा? इसने संगीत स्वर के आधार पर, ठीक है ना? और वापस 8 वाला तो क्या करता है बेटा? रिपीट करता है। इस प्रकार जैसे इसने लिया था लिथियम, ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ध्यान रखना, जिस टाइम इसने अष्टक नियम देता उस टाइम आखिरी गैसों की खोज, तो आखिरी गैस की खोज नहीं, तो नियम की जगह बेटा यहाँ पे सोडियम आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब देखो इधर देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस प्रकार अपन संगीत का स्वर गाते हैं उसमें सा रे गा मा पा धा नि सा, निशा के बाद वापस नी, वापस सा की उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बाद आता है नियोन, लेकिन नियोन की उस टाइम खोज नहीं हुई थी, तो वापस क्या आता है बेटा? सोडियम आता है। तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे होते हैं बेटा? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम के गुणधर्म कैसे होते हैं? गुणधर्म समान होते हैं। ध्यान रखना, कैसे होते हैं? गुणधर्म समान होते हैं। तो ये इसने इसी आधार के ऊपर इसका तत्वों का क्या कहता है बेटा? वर्गीकरण किया था, ठीक है? देखो इसकी कमियां क्या थी वो देखो बेटा, इसकी कमियां क्या थी? कमियां थी, इसने क्या करा कि कम परमाणु भार वाले तत्वों को ही, जो इसका नियम होता है वो कम भार वाले तत्वों पर ही लागू होता है। इसकी कमियां क्या थी बेटा? देखो इसकी कमियां से क्वेश्चन में कह रहा हूँ, फिर टूटअप हो सकता है, ध्यान रखना। कमियां थी कि जो इसका नियम था अष्टक का, वो बेटा कम परमाणु भार वाले तत्वों पर ही लागू हो रहा था। कम परमाणु भार वाले तत्वों पर ही लागू हो रहा था। और इसका नियम कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम तक ही क्या होता है? लागू होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना? ज्यादा लंबा नहीं चलता। और उत्कृष्ट गैसों के पश्चात देखो, जब उत्कृष्ट गैस की खोज होगी तो F3 के बाद में वो F3 क्या आएगा बेटा? नियोन आएगा। और नियोन लिथियम और सोडियम के स्थान पे क्या आ जाएगा? नियोन आ जाएगा। तो बेटा लिथियम और नियोन के गुणधर्म समान नहीं होते, क्योंकि लिथियम एक क्षारीय धातु है और नियोन एक अक्रिय गैस है। तो दोनों के गुणधर्म कतई समान नहीं है। तो ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात, उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात न्यूलैंड का नियम विफल रहा। क्या रहा बेटा? विफल रहा, क्योंकि ये लागू नहीं हो रहा था। उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में बेटा मैंने बताया था कि उस टाइम पे क्या है कि नियोन की, लेकिन जैसे सक्रिय गैसों की खोज हुई तो बाद में ये लागू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नियम ही लागू नहीं हुआ। आगे बात करें बेटा, न्यूलैंड के बाद में आता अपना लोथर मेयर का आयतन वक्र। इसका बेटा लोथर मेयर का आयतन वक्र, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा होता है, ध्यान रखना। देखो लोथर मेयर का आयतन वक्र, लोथर मेयर का आयतन वक्र, इसने क्या है बेटा? इसने परमाणु आयतन व परमाणु भार के मध्य एक वक्र का निर्माण किया। क्या गया? एक वक्र का निर्माण किया। किसके मध्य बेटा? परमाणु आयतन व परमाणु भार के मध्य। ध्यान रखना, किसके मध्य? परमाणु आयतन व परमाणु भार के मध्य।
किसका निर्माण किया, वक्र का निर्माण किया, ठीक है ना। इसने वक्र का निर्माण किया, किसके मध्य किया, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य किया, ठीक है। ये कोई इसने वक्र बनाया था, ठीक है ना। क्या बनाया था इसने, वक्र बनाया था, ठीक है बेटा। और किस किसके मध्य था, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य था। उसने क्या करा कि समान गुण तत्वों को समान स्थिति पर ग्रहण कर दिया। तो सारी धातु जिनकी परमाणु आयतन क्या होता है, सारी धातु का परमाणु आयतन बहुत अधिक की वजह से क्या है कि ये जो वक्र था, जो वक्र में जो दर्शाया था बेटा, तो लाइनिंग दर्शाई थी उसके शीर्ष पर, किसके बेटा, उसके शीर्ष पर सारी धातुएं थी। कौन सी, सारी धातुएं थी। और सारी धातुओं की धनात्मकता सारी धातुओं से कम है, सारी, ठीक है। तो ये कहाँ थी बेटा, ये अवरोही क्रम में थी। कहाँ थी बेटा, अवरोही क्रम में। हेलोजन तत्वों की विद्युत प्रकृति कैसी उच्चतम होती, तो ये कहाँ थी, अवरोही क्रम की। कहाँ थी बेटा, अवरोही क्रम में। और उपधातु, धातु और अधातु दोनों के थे, वो के क्या थी, पेंदे में थी, ठीक है ना बेटा, वक्र के पेंदे में थी। और संक्रमण तत्व का आयतन कम होने की वजह से भी वक्र के पेंदे में थे, ध्यान रखना। ये कोई इसने क्या था, वक्र खींचा था, ठीक है ना। देखो जो सारी मर्दा धातुएं थी वो तो कहाँ थी बेटा, शीर्ष पर दिख रही ना आपको। ये क्या बेटा, सारी मर्दा धातुएं, ठीक है ना। ये सारी धातुएं, ठीक है ना। ये तो सारी धातुएं। और इसके अवरोही क्रम में देखिए बेटा, कहाँ पे देखे, अवरोही क्रम में सारी मर्दा धातुएं, ध्यान रखना। नहीं लिखा बेटा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अवरोही क्रम में कौन सी धातुएं थी, अवरोही क्रम में सारी मर्दा धातुएं थी, सारी मर्दा धातुएं थी, ठीक है ना। अवरोही क्रम में कौन सी थी बेटा, सारी मर्दा धातुएं थी। हेलोजन तत्वों की बात करें तो हेलोजन तत्व कहाँ थे बेटा, अवरोही क्रम में थे। हेलोजन तत्व कहाँ थे, हेलोजन तत्व अवरोही क्रम में थे। अरे 17वें वर्ग के तत्वों की बात करते हैं ना, जिनको हेलोजन तत्व कहते हैं। तो हेलोजन तत्व अवरोही क्रम में थे, कहाँ थे, आरोही क्रम में बेटा, आरोही क्रम में थे, ठीक है। कहाँ थे, आरोही क्रम में थे। अगर बात करें उपधातुओं की बेटा, किनकी, उपधातुओं की बात करें तो ये धातु प्लस धातु दोनों के गुण दर्शाती है। और इस वजह से ये कहाँ थी बेटा, ये वक्र के पेंदे में थी, यहाँ थी बेटा, यहाँ कहाँ थी बेटा, यहाँ पे थी, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ थी वक्र के पेंदे में थी, ठीक है। संक्रमण तत्वों की बात करें बोले तो डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों की बात करें तो ये भी कहाँ थे बेटा, ये भी वक्र के पेंदे में थे। देखो लोथर मेयर का आयतन वक्र कुछ हद तक सफल रहा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद में रखना है, 3-4 लाइनें। इसने किसके मध्य खींचा था आयतन वक्र, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य खींचा था। सारे धातुओं की वो वक्र के शीर्ष पर थी। सारे मर्दा धातुओं की बात करें तो वो अवरोही क्रम में थी, वक्र के अवरोही क्रम में, ठीक है। सारी ये हेलोजन तत्वों की बात करें तो वो कहाँ थे बेटा, अवरोही क्रम में थे। उपधातुओं की बात करें तो वो वक्र के कहाँ थे, पेंदे में थे, क्योंकि उसमें धातु और धातु के दोनों के। संक्रमण तत्वों की बात करें तो वो भी बेटा वक्र के पेंदे में थे बेटा। ये तो आपको रटना ही है। इसके बाद में जब विद्युत ऋणता आएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, वो आपको सिखाना पड़ेगा, तो उनमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये कोई एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है बेटा, सभी के लिए, मैथ वाला हो चाहे बायोलॉजी वाला हो, सभी के लिए है, ठीक है ना। प्रिमिटिव टेबल सभी के लिए इसकी देखो बेटा, सबसे बड़ी कमी तो वही कि इसने वर्गीकरण किया लेकिन कुछ तत्व रह गए थे, ठीक है ना। तो
ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाया। ठीक है ना, ज्ञात तत्व थे उनका भी पूरा पूर्ण तरीके से वर्गीकरण नहीं कर पाया था। और हीलियम तथा लिथियम, हीलियम तथा, ध्यान रखना बेटा, हीलियम तथा लिथियम को स्पष्ट स्थान नहीं दे पाया था। जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको भी ये नहीं वर्गीकरण कर पाया था, और जो हीलियम और लिथियम थे उसको स्पष्ट स्थान नहीं दे पाया था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है बेटा, अगली बात करते हैं अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अगली बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी करेंगे बेटा अगली कक्षा में। ठीक है, अगर बेटा आपको जरूरी नहीं है कि यह एग्रीकल्चर की तरफ से, मैं फिर साइंस का हो चाहे बायोलॉजी का हो चाहे मैथ, सभी के लिए प्रिमिटिव टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहाँ से किस प्रकार की पुटअप होंगे वो अपन एमसीक्यू में। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।